तो आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएमसी कैट 2021 की। अगर तो आपने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाके इस टेस्ट को सॉल्व करें। अगर तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, वरना अगर आपने साइन अप किया तो यू कैन सिंपली लॉग इन। इस टेस्ट के बारे में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टेस्ट डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट नहीं किया। दिस इज़ द टेस्ट दैट वाज सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया, आई कलेक्टेड फ्रॉम देयर और मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट 100% ऑथेंटिक नहीं है, ना ही मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी देने की पोजीशन में हूँ। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं हम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है? अगर हम टेस्ला देखें तो टेस्ला हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सेम चीज़ें ही हैं, जो कि हमने अर्ली भी एक डिस्कशन में डिस्कस किया था कि दोनों सेम चीज़ के नाम है। तो टेस्ला उसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। वेबर हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर था। चार्ली हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, और डेल्टा हमारे पास किसी चीज़ का भी यूनिट नहीं है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अप कॉर्क? तो अप कॉर्क की हमारे पास वैल्यू क्या आती है? बेसिकली हमारे पास एमसीक्यू बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियस में से आया, तो यहाँ पे वो हमें क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की वैल्यूज़ देता है, चार्ज की वैल्यू बेसिकली वो पूछ रहा है। तो अप क्वार्क की चार्ज की वैल्यू क्या आती है? 2/3 ई। तो हमारे पास 2/3 ई किस में मौजूद है? अल्फा में मौजूद है। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई यूनिटीज़। तो आपसे दो चीज़ें, बहुत से लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास बेसिकली डिस्कस हुई थी 12th चैप्टर में, जहाँ पे हम कुलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूलाज में बेसिकली ये आती है। एक तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के फार्मूला में, दूसरा हमारे पास कैपेसिटेंस के फार्मूले में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो फैक्टर्स हैं, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और इसके यूनिट होते हैं c² n⁻⁻1 m⁻⁻2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है हमारे पास चार्ली। वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली हमारे पास आता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन अ सोलिनॉइड की बात करते हैं। तो वो हमारे पास उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमारे पास बेसिकली है वो ये हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय एन। एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, स्मॉल एन जो होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय आई करंट इन दी सोलिनॉइड। तो यहाँ पे ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और ये हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, और इसके यूनिट्स होते हैं वेबर पर एरिया पर मीटर। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है अल्फा में मौजूद। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो हमारे पास रिपल फैक्टर बेसिकली होता है IRMS ऑफ AC करंट डिवाइड बाय IRMS ऑफ DC करंट। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफायर बता रहा था। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी रेक्टिफायर उतना ही एफिशिएंट होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे पास होती है 48.2% या 0.482। ठीक हो गया। और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में होती है 121% या 1.21। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर इसका बनता है फुल वेव के केस में अल्फा। ओम्स लॉ इज वैलिड एट। तो ओम्स लॉ हमारे पास कब वैलिड होता है? एट ऑल टेम्परेचर्स नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हाँ, जीरो टेम्परेचर ओनली नहीं, जीरो टेम्परेचर पे तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती। एट हाई टेम्परेचर ओनली, तो हाई टेम्परेचर्स पे भी नहीं होगी हमारे पास। हाई टेम्परेचर से मुराद वो कह रहा है कि हाई टेम्परेचर बेशक वेरी भी करते जाएं, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास। अगर वेरिएबल टेम्परेचर होगा तो उस पर वैलिड नहीं होगा ओम्स लॉ, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। If a unit charge is taken from one point to another over an इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से उसकी क्या मुराद है? इक्वी यानी कि सेम पोटेंशियल, यानी कि थ्रू आउट दिस सरफेस जो हमारे पास पोटेंशियल है वो सेम है। देन दी वर्क डन ऑन दी चार्जेस। तो हमें कह रहा है कि वर्क डन ऑन दी चार्ज बताओ। तो बेसिकली चार्ज पे वर्क कब होता है? जब वो डिफरेंट पोटेंशियल्स में मूव करता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या बन जाएगा? इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी कि थ्रू आउट दिस सरफेस हमारे पास जो चार्ज है
सॉरी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, डेल्टा में वो मौजूद है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्स वेव इज, तो ट्रांसफर्स वेव हमारे पास क्या होती हैं, जिनमें पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव मूव कर रहे हो। तो हमारे पास लाइट जो है वो एक ट्रांसफर वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनता है बोथ बी एंड सी। साउंड जो है वो हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस, तो हमने इनमें से निकालने के किन किन से प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्ड एट बोथ हैंड्स, तो हाँ एक स्ट्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ा गया हो तो उसमें भी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। एक साइड से पकड़ा हो दूसरी साइड फ्री हो तो उसमें भी बन सकती हैं, हाँ बन सकती हैं। व्हेन इंसिडेंट वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल, तो हाँ उस केस में बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस मिल गए हमें जहाँ पे बनती हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली वो केस बन जाएगा जिसमें नहीं होती। तो खैर हम उसको भी देख लेते हैं क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर में आपने इस तरह से ऑप्शंस को निकाल के करेक्ट ऑप्शन की तरफ भी अप्रोच कर सकते हो, ये भी एक अप्रोच होती है एमसीक्यूज बेस्ड प्रोग्राम्स को सॉल्व करने की। तो डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास 2 वेव्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, और उनमें फेज डिफरेंस जो है वो पाई का, यानी कि 180 पाई रेडियन या 180। तो खैर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये वेव है और इसके ऊपर हम एक और वेव बना लेते हैं। अब ये 2 वेव्स एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनमें फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 का। अब अगर 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्या होता है, वो हमारे पास होता है ये, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो ऑरेंज और ब्लू वेव हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो हमारे पास जो नेट वेव बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। तो वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो स्टेशनरी वेव हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे डेल्टा। यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो हमारे पास चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम, अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, अल्फा में सिंपली इसने पाई लिखा है तो पाई इज जस्ट अ कांस्टेंट, ये कोई यूनिट नहीं है। डिग्रीज हाँ उसका यूनिट है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, बाकी अगर हमें कोई बाकी कहीं पे भी यूनिट नहीं मिला तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अलबत्ता सी में वो हमें कहता है रेडियन, जो कि उसका ऐसा यूनिट भी है। तो सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, इवन दो बी इज़ करेक्ट, बी यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन सी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। अ बल्ब हैविंग अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर एंड अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द पावर। तो हमारे पास पावर हमने निकालनी है, हमें उसने करंट और वोल्टेज दिया हो तो पावर हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स टू आई वी। तो आई भी है हमारे पास और वी भी है हमारे पास, तो सिंपली दोनों की वैल्यूज प्लग इन करेंगे हम। आई की वैल्यू 200, वी की वैल्यू 220, तो हमारे पास आ जाएगा 44,000 वॉट। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, अल्फ़ा में वो हमें कह रहा है 44 किलो वाट आर। तो किलो वाट आर आपको पता होना चाहिए कि किलो वाट हमारे पास पावर की यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट आर, तो ये हमारे पास बेसिकली वर्क हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास गलत ऑप्शन है। डेल्टा भी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें भी यूनिट किलो वाट आर दिया है। तो पीछे रह गए 2 ऑप्शन, अब उन दोनों में उसने किलो वॉट की फॉर्म में दिया तो हम अपने आंसर को भी किलो वॉट बना लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 44 किलो वॉट, जो कि हमारे पास चार्ली में मौजूद है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, तो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की कैसे इंक्रीज की जा सकती है उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली आपके पास रियोस्टेट ही पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। रियोस्टेट आपके पास वेरिएबल रजिस्टर को हम कहते हैं। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जिसकी हमने पोटेंशियल मेजर करना है, और ये हमारे पास एक रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर आ गया। पोटेंशियोमीटर में आपके पास 2 फिक्स टर्मिनल होते हैं और एक मूविंग टर्मिनल होता है। बने बनाए भी रियोस्टेट मिलते हैं, आप खुद भी एक रियोस्टेट बना सकते हो। एक लंबी सी तार ले लो जिस 1 मीटर की फॉर एग्जांपल, और उसकी आपको एरिया और उसकी जो लेंथ है वो आपको पता हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आप उस पर एक मूविंग टर्मिनल अटैच कर दो, ठीक है, कि आप खुद से पकड़ के उस तार को मूव करो, तो ये आपके पास एक रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ इस मूविंग टर्मिनल को अटैच करना है और उस गैल्वेनोमीटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ नॉन बैटरी के साथ अटैच करना है जिसकी हमें पोटेंशियल पता हो, और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जिसकी हमने पोटेंशियल मेजर करना है, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम अटैच कर देंगे रियोस्टेट के इस पॉइंट से। अब हमने करना ये है कि हमने जो ये मूविंग टर्मिनल है इसको इस तरह से मूव करना है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर जो कि हमें करंट की रीडिंग देता है कि करंट कितने एम्पेयर मूव कर रहा है वो 0 दे, वो कहे कि यहाँ से कोई करंट पास थ्रू ही नहीं कर रहा, ठीक है।
तो जब उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, इसका ये मतलब है कि जो ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी कि पॉइंट ए हमारे पास और पॉइंट बी, इन दोनों पे जो पोटेंशियल है वो ई के पोटेंशियल के इक्वल है, ई एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया। तो वहाँ से हमें, क्योंकि हमें लेंथ के हिसाब से हमें पता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस पता होगी और हम यहाँ से लेके यहाँ तक की रेजिस्टेंस को डायरेक्टली एल के साथ प्रोपोर्शनल करके टोटल लेंथ और जो हमारे पास ये लेंथ बच गई इन दोनों की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे ई एक्स के साथ, तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर, इस कन्फिग्रेशन को, इस सर्किट को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। बेसिकली होता ये रियोस्टेट ही है। अब यहाँ पे हमने इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है। सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर मूव किया है, ठीक है, तो उससे जो मेरे पास रेजिस्टेंस में चेंज आया, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा था उसमें रेजिस्टेंस में 1 ओम, 1.5 ओम और 2 ओम आ गया। ठीक है, अगर मैंने 1% ऑफ द लेंथ मूव किया। अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करके 2 मीटर कर दूं और मैं फिर 1% ऑफ द लेंथ मूव करूं, तो अब मेरे पास रीडिंग जो है वो मोर एक्यूरेट 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से जंप करेंगी। यानी कि जिस तरह से मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा इस कंपोनेंट की, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर इसको आप कह सकते हो पोटेंशियोमीटर का, तो हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? अगर तो आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो आपको ये कम से कम याद हो कि किस फार्मूले में लगा हुआ था। तो हमें याद है कि किस फार्मूले में था, सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें ये आया था। ठीक है, तो जो कि हमारे पास थी, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट इन दी सोलिनॉइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसकी यूनिट बतानी है कि इसको इक्वेशन की एक तरफ कर लेंगे, बाकी इक्वेशन को हम सीधा कर लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन बारी बारी सबके यूनिट्स प्लग इन कर देंगे। तो बी का हमारे पास यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। एन का यूनिट हमारे पास क्या होगा? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स का इटसेल्फ कोई यूनिट नहीं है तो 1 डिवाइड बाई एम हो जाएगा, और करंट का यूनिट एम्पेयर। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी टी एम डिवाइड बाई ए। तो ये हमारे पास कहीं पे ऑप्शन में मौजूद है, कहीं पे भी ऑप्शन में ये हमारे पास मौजूद नहीं है। अब उसने शरारत क्या किया? वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि बी मैग्नेटिक फील्ड या ई इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकता है। तो इसने भी यहाँ पे वही काम किया कि इसने मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूज़ कर रहा है, और उसका यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम टी को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वी बी एम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर इंटू एम्पेयर। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? वेबर डिवाइड बाय एम ए। तो ये हमारे पास मौजूद है बीटा में। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो वो भी हमारे पास नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपके पास डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स इस तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कैलकुलेटर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है कि ये इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल इनपुट में कन्वर्ट करके हमें रीडिंग्स देता है। ठीक है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो सेल्फ इंडक्शन हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है बेसिकली, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट जो कि इंड्यूस हुआ है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होती है सेल्फ इंडक्शन यानी कि एल। अब ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा होता है और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों में से नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ना तो करंट पे डिपेंड कर रहा था, ना ही वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। फील्ड लाइंस इंटर इन, तो फील्ड लाइंस किस में इंटर होती हैं? किस चार्ज में? पॉजिटिव या नेगेटिव में? तो पॉजिटिव के केस में हमारे पास क्या होती हैं कि वो आउटवर्ड्स होती हैं। ठीक हो गया। और जो नेगेटिव के केस में हमारे पास क्या होती हैं? इनवर्ड्स के उस पार्टिकल की तरफ जा रही होती हैं। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर बनता है? बीटा। आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज, तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर हमारे पास क्या होती है? तो इसलिए हम रेक्टिफायर में इनपुट हम एसी देते हैं, जिसके बदले में वो हमें आउटपुट देता है जो कि डीसी होती है। अब हमें दो किस्म की आउटपुट्स मिलती हैं, एक होती है हाफ वेव और एक होती है हमारे पास फुल वेव। ठीक है, अब इन दोनों में ना तो ये ज़ीरो है ना तो ये स्मूथ है, बल्कि ये पल्सेटिंग है, यानी कि विद टाइम ये इक्वल बिहेवियर शो कर रही है, सेम बिहेवियर शो कर रही है। तो इसको हम कहेंगे पल्सेटिंग। और इसको स्मूथ बताने के लिए आपकी बुक में एक छोटी सी उसने किया कि
फ़िल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। वो सर्किट क्या होता है उसकी उसने आपको डिटेल नहीं बताई, ठीक है, ना ही वो आपके कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिकली वहाँ पे इंडक्टर यूज़ करता है उसको स्मूथ बताने के लिए। क्वांटिटी कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज़, तो हमारे पास मॉड्यूलेशन क्या होती है, बेसिकली हमारे पास दो किस्म की मॉड्यूलेशन होती हैं, एक होती है एफएम, एक होती है ईएम एएम। तो जो एफएम होती है वो होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जो एएम होती है वो होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इन इटसेल्फ हम कहते हैं चेंज को। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, और अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे वो एफएम की बात कर रहा है, तो एफएम के केस में क्या चीज़ कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड अल्फा। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ब्लैक बॉडी इज़ आइडियल फॉर, तो ब्लैक बॉडी हमारे पास किस चीज़ के लिए आइडियल होती है, वो बेसिकली हमारे पास आइडियल होती है फॉर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग की ऑप्शन दो दफ़ा, इन दोनों में से आप जो मर्जी लगा लो। ये मेरा एरर था या ये मेरी तरफ से एरर हुआ है, ये पीएमसी में इस तरह की कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थे। ठीक है, जो भी टेस्ट सर्कुलेट करें ये इट वाज नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ ड्राइव फ्रॉम, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ किससे ड्राइव किया गया। ठीक है, तो ये बहुत से बच्चों ने हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका आंसर बताएं। बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ किसी से भी ड्राइव नहीं होना, तो फर्स्ट लॉ से होना, तो थर्ड लॉ से। फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, और अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो वो मूव करे। सेकंड लॉ में वो आपको कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एक्सेलरेशन के, कि जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन होगी आपके पास। और आपके पास थर्ड लॉ में वो कहता है कि हर फोर्स के रद्द अमल में, यानी कि हर एक्शन के बदले में एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि एक बॉडी पे लग रही होती है। अगर एक बॉडी फोर्स लगा रही है तो उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगी जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो खैर इसका पहले दो लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा नन। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ, तो किसकी सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव्स हमारे पास बनती है, तो उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए इन दोनों वेव्स में। एक उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दूसरा उनकी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास चार्ली में मौजूद है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है चार्ली। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन इज, अब उसने सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन की बात की है। हम एक देख लेते कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है। ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में जा रही है, अब इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि टुवर्ड्स दी सेंटर है, और इसके रिएक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जो कि आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो हमसे सेंट्रीफ्यूगल ही पूछ रहा है, तो ये होती है आउटवर्ड्स ऑफ दी सेंटर, यानी कि सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हमारे पास क्या होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, यानी कि एक वेव है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेव है। अब इसमें जो मैं कहूँगा कि ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी मीन पोजीशन होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये विद टाइम इस तरह से भी आती है, तो हम उस पोजीशन को एम्पलीट्यूड कहेंगे जब वो मैक्सिमम दूर हो फ्रॉम दी मीन पोजीशन। टाइम पीरियड इफ फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्स, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्स है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, इन्वर्सली। तो सिंपली हम फ्रीक्वेंसी के लिए इसको सीधा करेंगे इक्वेशन को, तो 1/f हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 यानी कि अल्फा में वो मौजूद है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, तो एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास साउंड वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से होती है कि कंप्रेशन हो, ठीक है, फिर आपके पास एक्सपेंशन हो, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये हमारे पास साउंड वेव होती है, अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। खुदा हाफिज़।